तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो तीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात होगी। बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। उसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो पहला आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आसान है क्योंकि आप पहले से जानते हैं, फिर भी एक बार बताना जरूरी है। हम लोग इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड ले लेते हैं। तो ये ओरिजिन है। एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने का बच्चों सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्यों परपेंडिकुलर लिए गए एक्स और वाई, वो समझिए। देखिए, अगर ये कोई वेक्टर है, सपोज ये ए है, तो इससे थीटा एंगल पर कोई दूसरी डायरेक्शन हो, तो इधर को ए का जो कंपोनेंट होगा वो ए क्रॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा 90 हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस थीटा। तो हम ये चाहते थे कि अगर आप एक डायरेक्शन में मोशन करें तो उसका प्रभाव दूसरे पर ना पड़े, वो इंडिपेंडेंट हो। और इसीलिए एक्स वाई जेड के बीच 90 का एंगल माना गया, चाहे 2D हो चाहे 3D हो। आप केवल 2D की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि 90 अगर आप एंगल लेते हैं तो उसका फायदा क्या है, या 90 ही एंगल क्यों लिया, कोई और एंगल क्यों नहीं लिया। 90 आपको इंडिपेंडेंस देता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बात को? यस सर। अगर 90 यस ना सर। हो तो एक्स का प्रभाव वाई पे पड़ेगा, वाई का एक्स पे, तो दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे। 90 एक ऐसी सिचुएशन है बच्चों कि आप एक्स कोऑर्डिनेट में बदलाव कर सकते हैं बिना वाई में बदलाव किए। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा और कौन सा कांस्टेंट रहेगा? मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो एक्स और वाई में क्या बदलाव होंगे? सर एक्स कांस्टेंट रहेगा और वाई चेंज होगा। अच्छा, नो ठीक। सर, वाई में वाई चेंज नहीं। वाई कांस्टेंट रहेगा और एक्स में चेंजेस आएंगे। बढ़िया, ये अच्छा है। एक्स एक्सिस बदलता रहेगा और वाई एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आया। तो आपने देखा कि मैंने एक्स में बदलाव करते हुए वाई को बिल्कुल नहीं छेड़ा, ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, अगर मैं बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल चलूं तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होगा इसमें। वाई वेरी करेगा, एक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। मतलब ऐसा भी हो सकता है, आप ये समझिए। और अगर इनके अलावा कोई और डायरेक्शन में आप चलते हैं तो एक्स और वाई दोनों बदलेंगे। इसका मतलब है 90 का फायदा यह है कि आप एक्स को डिस्टर्ब किए बिना केवल वाई में चल सकते हैं, वाई को डिस्टर्ब किए बिना एक्स में चल सकते हैं, या फिर ऐसे चलें कि दोनों डिस्टर्ब होते रहें, दोनों बदलते रहें। तो 90 एंगल अगर नहीं होता तो कभी पॉसिबल नहीं था कि आप एक्स बदले और वाई कांस्टेंट रहे। तो ये पहला क्वेश्चन सबसे पहले कि एक्स वाई एक्सिस के बीच 90 का ही एंगल क्यों मानते हैं, कभी अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब अगर एक्स वाई जेड आपस में तीन हो जाए, इसी का जनरलाइजेशन 3D में भी सोचो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, हमें फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते समय एक वॉल्यूम एलिमेंट लेना होगा। आपके लिए, कईयों के लिए बड़ा नया शब्द होगा कि क्या कह रहे हैं यार, वॉल्यूम और एलिमेंट।
तो ये हमें तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना होगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वॉल्यूम एलिमेंट, तो बच्चों अगर ऐसे लेते थे तो वन डायमेंशन में हम छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लेते थे, उसकी लेंथ dl या आप डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। आप ये वाला यूज नहीं करेंगे डेल, ये पार्शियलिटी के लिए है, इस पे बातचीत हो चुकी है कल। डेल्टा जो है ये स्मॉल डेल्टा है, इसका कैपिटल डेल्टा एल ये वाला होता है, ये कैपिटल डेल्टा है। डी का कैपिटल कैपिटल डी सभी लोग जानते ही हैं। तो हर एक में लैटिन और इंग्लिश में स्मॉल और कैपिटल वाला कई बार आता है। तो लाइन एलिमेंट तो आप समझते हैं, इसी का जनरलाइजेशन हमने कई जो एरिया एलिमेंट किया, मतलब हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया जिसे हम एरिया एलिमेंट कहते हैं, और इसे हम लोग डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टाइप का ले लेते हैं। ऐसे ही बच्चों वॉल्यूम एलिमेंट सोचो, ऐसे ले लेंगे, एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, छोटा सा, छोटा मतलब जितना छोटा सोचा जा सकता है। अगर मैथमेटिकली इस शब्द को डिफाइन करें, छोटा मतलब क्या शब्द लिखेंगे, तो हम लोग उसको लिखते हैं इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत सूक्ष्म। सूक्ष्म में ये पहला वाला गलत हो रहा है क्या, और क्या बोलना चाहिए, कौन सा होना चाहिए इसमें? थर्ड वाला। थर्ड वाला, हाँ ठीक हो गया, तो चलो यही सही। अनंत सूक्ष्म हिंदी में समझिए, हम लोग बार बार बोलेंगे वी आर टेकिंग एन इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट या इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। तो आपको समझना, अच्छा एक बहुत ही छोटा, कितना छोटा, जितना छोटा सोचा जा सकता है, एक वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे हम ले लेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो ऑब्वियस है उसका वॉल्यूम इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके बारे में लगभग आप जानते ही हैं, नया कुछ नहीं है इसमें। ये सारी बातें मेरे ख्याल से पता होंगी, लेकिन एक बार रिपीट करना जरूरी। तो इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिराइव करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। पहले आज मेरा उद्देश्य है कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो और वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लेते हैं इस पे बात करें। क्या ये आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग किसी को जिस समय नोट करने में टाइम लग जाता है कभी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जरूरी नहीं है कि आप उसी समय नोट करें, अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा और पूरी बात लिखिएगा कि लाइन एलिमेंट क्या होता है, एरिया एलिमेंट क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, एक्स वाई के बीच या एक्स वाई जेड में आपस में कोई भी दो एक दूसरे के साथ 90 पे ही क्यों होते हैं, उसका क्या फायदा है, 90 के अलावा एंगल क्यों नहीं लिया, एंड सो ऑन। चलिए दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलते हैं। इसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, और अगर इसमें फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स कोई हैं जो एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं, तो मैंने कहा भी था कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको समझनी है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आपके साथी भी अगर कोई हैं तो आप उनसे चाहिए कि ये चीजें सीख लो, चाहे आप सिखाओ या चाहे यूट्यूब में 50 मुझसे अच्छे वीडियो पड़े हैं, कहीं भी सिखाओ, लेकिन सीखो, क्योंकि क्वांटम नहीं तो समझ में नहीं आनी है। और एक चीज ये है कि अगर ये समझ में आ गया तो क्वांटम वाकई बड़ी आसान लगेगी। और क्या आ गया समझ में जो मैं बताने जा रहा हूं? तो बच्चों दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक।
आप तो 2D में इसे जानते हैं, लेकिन हमें 3D में यूज करना है। पहले 2D की याद दिला देते हैं फिर थोड़ा सा। ये एक्स होता था, ये वाई, और कोई पॉइंट लेते थे पी, तो ये आर और थीटा में होता था। और थीटा ये एंगल होता था जो एक्स एक्सिस से बनता था, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये आर होता था। और अगर आप देखें तो ये आर क्रॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। तो इस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट अगर कार्टेशियन के हिसाब से सोचा जाए तो वो आर क्रॉस थीटा के बराबर आएगा, और जो वाई होगा वो आर साइन थीटा। ये आपका पढ़ा हुआ है सब 2D में। हमें यही सब 3D में समझना है। तो बच्चों 3D में एक और कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो अब आप सिस्टम के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा आर, थीटा और फाई। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड में है, ऐसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर, थीटा, फाई में होगा। हमें उसका जनरलाइजेशन करना है। मतलब ये ज्यादातर जियोग्राफी वालों का काम है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात वो लोग करते हैं। तो ये वहां से डेवलप हुआ बच्चों, ये शब्दावली वहां से आई। तो यहाँ पर आर को कहेंगे, मैं नामकरण कर देता हूँ सबका पहले जो है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से ही नाम है। आर का नाम है रेडियस वेक्टर, ठीक है। थीटा जो है इसको बोलते हैं कोलैटिट्यूड, को लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हिंदी में बच्चों अक्षांश को कहते हैं। अक्षांश और देशांतर आपने पढ़े होंगे अगर जो बच्चे हिंदी में जानते हैं पृथ्वी में। तो को का मतलब होता है सह, साथ। तो को लैटिट्यूड ये हुआ। और तीसरा होता है फाइव, और फाइव को हम बोलते हैं एज्यूमिथल एंगल, या लॉन्गिट्यूड वाला जो होता है एज्यूमिथल। ए जेड आई होता है, ये बोलते समय कुछ और होता है, लिखते समय कुछ और। एज्यूमिथल एंगल, आप इसे लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कह सकते हैं। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बच्चों देशांतर कहते हैं। ये सब चीजें TUDE आप समझते होंगे। जिन बच्चों को फिर भी समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे बता दूं, जियोग्राफी में इसको नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइनें होती हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ऐसे। ये सारी लाइनें नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल तक जाती हैं, ऐसा मान लेते हैं हम ग्लोब में। 3D में सोचिएगा, आपके पास कोई फुटबॉल जैसी कोई स्ट्रक्चर है, बॉल, उस पे सोचिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल जोड़िए था। और जो लेटी हुई स्थिति में है ऐसे, इस तरह से, सॉरी ऐसे वाली, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश। ये सभी पैरेलल होंगे एक दूसरे के। लॉन्गिट्यूड जो हैं, जो देशांतर हैं, वो सब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिलते हैं। इक्वेटर पे उनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जो लैटिट्यूड है वो सब पैरेलल होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा होगा, दूसरा उसके पैरेलल चल रहा होगा, तीसरा इसके पैरेलल, ऐसे चलते हैं। लैटिट्यूड पैरेलल होती हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा सब। बाकी हम ज्योग्राफी पे नहीं, अब अपने मैथ्स वाले काम पे आ जाएंगे। तो जो पिछला मैंने बताया था बच्चों अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर थे। अब ये फैसिलिटी स्फेरिकल पोलर में नहीं हो पाएगी। आपस में आर थीटा फाई वाले जो हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते। अभी आपने 2D में देखा, सामने लेफ्ट में देखिए, पोलर में भी आर और थीटा दो कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन यहाँ थीटा तो कोई भी एंगल हो सकता है, ये 90 वाला मामला नहीं है। तो हम क्या करें समझने के लिए, चीजों को हम आसान बनाएंगे। हम आर थीटा फाई को एक्स वाई जेड की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारे लिए आसान है। तो कैसे करें जरा देखिएगा आप। मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूं।
यार यहां तक समझ में आ रहा है या मैं खाली बोले जा रहा हूँ? आ रहा है सर। अच्छा, तो बच्चों ये हमारे पास तीन एक्सिस हो गए। पहले एक्स वाई जेड ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो समझना आसान है। तो हम इसे एक्स नाम दे देंगे, इसे वाई और इसे जेड। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड लॉ। एक्स वाई जेड जब आप ऐसे दिखाते हैं, कई बार हम लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, तो विशेषकर फिजिक्स वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बच्चों राइट हैंडेड लॉ आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब आप कहते हैं कि एक्स से वाई की तरफ चल रहे हैं तो आई क्रॉस जे के की तरफ जाना चाहिए। तो आपका राइट हैंड को आप एक्स एक्सिस में सोचिए, आप ओरिजिन पे बैठे हैं, आपने एक्स एक्सिस में अपना दाहिना हाथ रखा सीधे खोल के पूरा, तो वाई तक ले जाएंगे तो आपका अंगूठा सीधे ऊपर को जाएगा जेड की तरफ। आप सोचिए तो ऐसा हो पा रहा नहीं। थोड़ा 3D की, सॉरी, ऑनलाइन क्लास की प्रॉब्लम है बच्चों। मैं सामने होता तो बना के दिखाए थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी बच्चे सोचें कि वो ओरिजिन पर बैठे हुए हैं और जिधर को एक्स एक्सिस है उधर को सामने सीधा हाथ उनका है। सीधा हाथ जब रखेंगे तो उनका अंगूठा ऊपर की ओर होगा। अब अपने हाथ को ऐसे घुमाते हुए वाई तक ले जाइए, तो आपका अंगूठा हमेशा जेड डायरेक्शन में वर्टिकल ऊपर को रहेगा या नहीं? यस सर। क्या ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? कोई नहीं समझ पा रहे हो तो बोलो यार, मैं दोबारा समझू। नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहे। अब बेटा ऐसी वाई पे हाथ रखो और जेड तक ले जाओ, तो आपका अंगूठा कहाँ को आ रहा है? सर एक्स को। एक्स को। अब जेड पे ले जाओ। अब सोचो आप नीचे बैठे हो, जेड पे हाथ रखो जेड एक्सिस में, और आप एक्स तक आइए सीधे घुमाते हुए। आप अपने कमरे में भी सोच सकते हो ऐसा, सामने वाले कोने पे। वाई पे आएगा सर। तो इसका मीनिंग समझिएगा। जब आप लोग ए क्रॉस बी सोचते हैं और आप कह रहे हैं कि ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन नॉट, ये आ रहा है आपके पास। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी एन नॉट को, आपके दाहिने हाथ से समझ में आएगा। ये काम मेरा नहीं है, ये सब मैक्सवेल का है। तो इसीलिए हम राइट हैंडेड स्क्रू लॉ बोलते हैं इसको। आप जब ये कहते हैं आई क्रॉस जे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये के है। आई क्रॉस जे के है। इसका मीनिंग समझ में अब आ रहा होगा। जे क्रॉस के, सभी लोग आई लिखते होंगे। के क्रॉस आई जे लिखते होंगे। ऐसा लिखते हो नहीं? आई जे के। आप शुरू के कोई दो ले लीजिए, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर आपने पलट दिया तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा वही। आपको लगेगा ये सब हम जानते हैं, पता नहीं ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं कहीं पर ऐसा बना लूं, कहीं ऐसा बनाऊं, तो इसमें गलत कौन सा है? या क्या दोनों सही हैं? सेकंड वाला। नो सर, सेकंड वाला रॉन्ग है। सेकंड गलत है। बाकी लोग सहमत हुए या नहीं? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ भी सकते हो बच्चों कि क्यों नहीं गलत है, बोलिए प्लीज। किसी को नहीं बोलना है? चलो ठीक है, फिर नहीं बोलना है। जो बोल रही है उसको तो मालूम ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ क्योंकि इसमें अब, ताकि मैं थोड़ा आइडेंटिफाई सही तरह से करा सकूं। अब रेड वाला ले लेता हूँ कलर।
सपोज मैं कहीं पर स्पेस में 8 पॉइंट लेता हूं पी, ये तो यहां से परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में डालेंगे, इसको मिलाइए, इसको क्यू मान लीजिए। बच्चों आप अपने कमरे का कोना समझिए, ओ को सामने वाला कोना, और ओ से पी तक की दूरी ऑब्वियस है, तो रेडियस वेक्टर होगा आर होगी। पी से आप पी अपने कमरे में समझिए, और पी से आप अपने कमरे के फर्श पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, उसे आप क्यू नाम दे दीजिए। ओ क्यू को मिलाइए। क्या मैं ये समझा पाया कि ये एंगल 90 होगा? ये दिखेगा नहीं आप, लेकिन ये 90 होगा। अरे भाई ऐसा समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। सर क्यू पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे। हाँ, क्यू एक्स वाई प्लेन पर होगा, बिल्कुल फर्श पे होगा। तो आप पी से ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। पी हवा में है, स्पेस में ऊपर, 3D में तो स्पेस में ही होगा पॉइंट। तो ऐसा आएगा, तो इसको आप एक्स वाई जेड, भाई अगर नहीं समझना है तो दूसरा तरीका याद करने का भी है कि झंझट छोड़ो, सीधे याद कर लो। और ज्यादा अच्छा है समझ लोगे तो आगे के क्वेश्चंस फिर बहुत आसानी से समझ में आएंगे, वरना परेशान रहेंगे आप क्वेश्चंस में। तो मैंने तो समझने की कोशिश की हमेशा, इसीलिए मुझे फ्लूइड हमेशा अच्छी लगी। तो बच्चों ये आपके पास ये जो एंगल है, इस बार हम थोड़ा 3D में वेरिएशन कर रहे हैं। जो एक्स के साथ ये वाला एंगल है, इसको हम लोग फाई बोलेंगे, और जो वाई के साथ एंगल है उसको हम लोग थीटा बोलेंगे। अब आप क्यू से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डालिए। आप अपने कमरे में सोचिए, क्यू से, क्यू जहां फर्श में पॉइंट है, क्यू से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर। तो ये भी परपेंडिकुलर जैसा तो क्या ही दिख रहा होगा, मान लो यार परपेंडिकुलर जैसा, इसको सी मान लेते हैं, कोई बात नहीं। और क्यू से वाई एक्सिस में भी परपेंडिकुलर, तो वो एक्स के पैरेलल जैसा चलेगा। अरे थोड़ा उतना बढ़िया नहीं बनाया, लो ये वाला, इसको डी मान लेते हैं। बच्चों यहां तक समझ में आया? और पी से जेड एक्सिस में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। इसको ई मान लेते हैं। हो गया, बस इतना ही समझना है। मैं इसको बार बार दोबारा समझ बना के, जो फर्श पर पॉइंट है क्यू, उससे आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और वहीं से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और वहीं से जेड एक्सिस पर। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अच्छा, अब बच्चों पोलर तो ठीक है, अब जरा कार्टेशियन के हिसाब से सोचिए। आपको जब ओ से पी तक जाना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप सबसे पहले कहाँ पे चलेंगे, किधर को चलेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में सर। सबसे पहले एक्स एक्सिस में चलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट। एंड सर बट आपने यहाँ पे वाई ड्रॉ किया है। नहीं, एक्स ड्रॉ किया है ना, इधर देखो, एक्स ओके। इधर ही होता है, ऐसा किसने कहा? एक्स जो है एक्स में ही चलेंगे आप हमेशा, रूल वही है। अब तो ओ से सी तक आएंगे आप पहले, क्लियर है? यस सर। अब आप सी से वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे क्यू तक, और क्यू से जेड एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो पी पे पहुंच जाएंगे। क्या ये रूट समझ में आया आपको? देखिए तो, यस सर। पहले आप ओरिजिन से चलेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक हो गया, सी तक, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा मतलब। तो अब हम इसे इसका नाम रख देते हैं कि भाई ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है।
ये वाला वाई कोऑर्डिनेट है और ये वाला जेड कोऑर्डिनेट है। तो इससे क्या होगा, आपको रूट याद रहेगा। अच्छा, पहले ओ से सी, आप कॉपी पे वैसे भी लिख लेना, ओ से सी तक, फिर एरो बना के सी से क्यू तक, और फिर क्यू से पी तक। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल। अच्छा बच्चों, ये बताइए, ओ ई जो है, ओ से ई तक जरा देखिए प्लीज, वो पैरेलल है किसके? पीछू के? अरे भाई, पीछू के पैरेलल है या नहीं? यस सर। ये तो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं? यस यस सर। सर। अच्छा, तो अब थोड़ा सा, क्योंकि जूम मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है, तो मेरे पास 9 मिनट बचे हैं, मुझे 9 मिनट में समझाना है फटाफट। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब मैं दोबारा ट्राइंगल समझा दूं, अलग अलग बना लिया करो समझाने के लिए। ऐसे ही समझाना अपने साथियों को, और खुद भी जितनी प्रैक्टिस करोगे। बच्चों, ये ओ है, ये क्यू है, और ये पी है। तो बताओ, डायग्राम देख के ओपी दूरी क्या हुई? आर। एंगल पी कितना है? थीटा। ठीक है। और एंगल क्यू क्या है? ओ क्यू, मतलब पी क्यू ओ। तो बच्चों, ये आर क्रॉस थीटा होगा, और ये दूरी क्या होगी? आर और साइन साइन थीटा। थीटा। आर साइन थीटा। आर साइन थीटा ओ क्यू है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं दोबारा अब एक फिर ट्राइंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये सब बनाने चाहिए आपको, सब एक एक करके। अब मैं कौन सा बना रहा हूं? ओ सी क्यू। तो बच्चों, ओ क्यू दूरी कितनी है? ओ से क्यू आर तक साइन थीटा। आर साइन थीटा। और एंगल सी ओ क्यू? फाइव। फाइव। ठीक है ना? आपको अगर ये आर साइन थीटा समझने में दिक्कत आ रही है तो इसको लैम्डा मान लो। और एंगल सी कितना है? एंगल सी सर 90 होगा। 90 दिखा ओ, है, मैंने बोला था क्यू से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में है। तो उसको सी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी है, क्यू से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी है। डी वाले पर भी 90 है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो बच्चों, ओ से सी तक की दूरी एक्स है, और सी से क्यू तक की दूरी वाई है। बस हो गया यार। तो अब मुझे ये बता दो, थोड़ा सा ऐसे, इसमें क्रॉस फाई कितना होगा? जल्दी बोलो यार, मीटिंग एंड होने वाली है, तुम बोल ही नहीं पा रहे। सर आर साइन थीटा अपॉन राइट एक्स एंगल अपॉन आर ट्रायंगल साइन। देख के समझो बेटा, क्रॉस एक्स अपॉन लैम्डा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, एमएससी वाले बच्चे जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि चलो बताओ फटाफट, क्रॉस फाई कितना है वो बोलो। आर साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? आर साइन थीटा कॉस। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, आर साइन थीटा क्रॉस फाई। अब साइन फाई लीजिए, वाई वाई अपॉन अपॉन आर साइन। आर साइन थीटा। तो यहां से वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा साइन फाई।
और बच्चों ये PQ ही जेड कोऑर्डिनेट है या नहीं, जरा देखो तो। P से Q यस तक सर। की दूरी जितनी है, क्या उतनी ही O से E तक भी होगी? यस सर। यस सर। आप अपने कमरे में सोचो बेटा, एक पॉइंट P है, P से Q तक आपके फर्श तक की जो दूरी है वही सामने वर्टिकल O से E तक कमरे के कोने में भी होगी। तो R क्रॉस थीटा ही जेड कोऑर्डिनेट है। मतलब आप रीजन लिख लीजिए कि PQ ही O से E तक है तो वो जेड है। तो ये मैं ऊपर वाला जो पहला ट्राइंगल हमने बनाया था उसमें भी लिख देता हूँ जेड ये है। और आप ये वाला जो मैंने लिखा है ये, आप इसको नीचे लिखिएगा। मैंने तो ऐसे ही बना दिया यहीं पर, आप नीचे लिखिए ताकि तीनों एक साथ आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिखे। तो जेड कोऑर्डिनेट जो है वो आर क्रॉस थीटा होता है। अभी हमने ये तीनों, मतलब हमने सही बताया तो कार्टेशियन सिस्टम में और स्फेरिकल पोलर में रिलेशनशिप बताई आपको। अभी अभी वॉल्यूम एलिमेंट तो लिया ही नहीं है। अभी ये बताया कि एक्स वाई जेड में और आर थीटा फाई में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है जो आया आपके सामने। और बच्चों अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे, आप करके देखिए, आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ भी, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्फेयर पर है। आप गूगल पे जाइएगा, आपको मिलेगा स्फेयर बना हुआ, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझना है। अब पृथ्वी के अंदर तो घुस नहीं सकते, स्फेयर में समझना है। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, जहां आर इज द रेडियस ऑफ द ग्लोब स्फेयर। आप लोगों को यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फिर सर बच्चों फाई ऐसे। को हाँ, सर फाई को वाई एक्सिस में लेके भी तो सेम डेरिवेशन कर सकते हैं ना? फाइव को सर वाई एक्सिस में करके। फाइव को वाई एक्सिस की तरफ लेके, यस सर। अ, हाँ किया जा सकता है। फिर एक्स और वाई बदलेंगे ना। यस सर। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आर क्रॉस थीटा साइन फाइव एक्स। आप लोगों ने ऐसा कई जो पढ़ा होगा, ये तो BSc 1 में भी है, कई बार पढ़ाया जाता है। जैकोबियन सबने पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद। तो वहां खुद मैंने पढ़ा रखा है, जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे। तो एक्स इतना, वाई इतना, जेड इतना, जैकोबियन निकालो भाई, मैंने खुद पढ़ा रखा है। तो यही आया होगा। चलिए, ये सब बातचीत फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसके रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, तो 6:45 पे फिर जुड़ जाएंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए। कुछ और पूछना है किसी को? अधिकतर लोगों को तो पूछना ही नहीं है।